अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम। दिस इज़ इम्तियाज़ मलिक और यहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा मॉक टेस्ट 5th ऑन साइंस। दिस टेस्ट इज स्पेशली मेड फॉर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट बट इट्स गोना बी हेल्पफुल फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर जम्मू एंड कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर एज वेल। इससे पहले भी मैंने कुछ टेस्ट अपलोड कर रखे हैं विच इंक्लूड स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड कंप्यूटर। आप चाहो तो उन्हें भी देख सकते हो। तो चलिए इस टेस्ट के बारे में थोड़ी बात करते हैं। इस टेस्ट में हम 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और ये सारे के सारे क्वेश्चंस इन टॉपिक्स पे होंगे: इलेक्ट्रिक करंट, एनर्जी, पावर और वोल्टेज। ये टॉपिक मैंने फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के सिलेबस से उठाया हुआ है। यहाँ पे जो हम 10 क्वेश्चंस करेंगे, आपको सिर्फ उनका सॉल्यूशन निकाल कर आगे नहीं बढ़ना है, बल्कि आपको वीडियो पूरी सुननी है, क्योंकि इन 10 क्वेश्चंस में मैं आपको बहुत सारे कंसेप्ट्स देने वाला हूँ। तो चलिए हम इनको पढ़ना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज। देखो, एसआई यूनिट इन्होंने रेजिस्टिविटी का पूछा है और ऑप्शन सामने है। ये दो चीजें होती हैं, एक रेजिस्टिविटी और एक रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है? ओपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। फ्लो ऑफ करंट, करंट को रोकने को रेजिस्टेंस कहते हैं। फिर रेजिस्टिविटी किसको कहते हैं? इसको एक मिसाल से समझेंगे। सपोज हमारे पास एक बैग है और इस बैग में राइस है, और राइस इसमें कितना है? 10 kg। अब ये 10 kg बैग राइस वाला कितने का है? अगर आपको ये पता चले कि 1 kg राइस कितने का है, तो आपको पूरे बैग की कीमत मालूम होगी। वैसे ही कुछ अगर आपके पास एक मटेरियल है, ठीक, एक कंडक्टर है, इसकी लेंथ L हो और इसका ये जो एरिया है साइड से, ये कहलाता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये जो करंट को रोकता है, इसको क्या बोलते हैं? हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। अब कितना रोकता है, और यहाँ पर भी अगर हमें इसके एक डायमेंशन का पता चले, मींस हम इसका एरिया लें उतना और लेंथ कितना लें। देखो, इसकी लेंथ लो 1 मीटर और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होना चाहिए कितना? 1 मीटर स्क्वायर। तब ये कितना रेजिस्टेंस, तब ये कितना करंट रोकेगा, तो हम उसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। ठीक है ना? जब हमें रेजिस्टिविटी मालूम होगी तो हम पूरे मटेरियल का रेजिस्टेंस निकालेंगे। अब रेजिस्टिविटी की इक्वेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए जानना। वो ये है कि रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इक्वेशन फर्स्ट, और रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इक्वेशन सेकंड। मींस रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, मींस लेंथ जितनी ज्यादा होगी रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, इसका मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। इन दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं, हमारे पास एक इक्वेशन आती है, वो ये कि रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। अब यहाँ पे हम इस प्रोपोर्शनलिटी को जब हटाते हैं तो हमारे पास क्या आता है? रेजिस्टेंस इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी की जगह रो L अपॉन A। अब ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन बनती है। इस इक्वेशन में जो ये रो है, ये क्या कहलाता है? रेजिस्टिविटी। ठीक, अब ये रेजिस्टिविटी रो अगर को हम एक साइड करेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा? अगली साइड R है, ये A इधर जाके न्यूमरेटर में जाएगा इनटू A डिवाइड बाय ये L इधर आके डिनोमिनेटर में जाएगा L। ये रेजिस्टिविटी आया। अब यहाँ पर इन्होंने क्या पूछा? यूनिट। अब आपको जानते हो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम। एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय ये लेंथ है, लेंथ का क्या होगा? मीटर। इस मीटर ने इसके स्क्वायर को कैंसिल कर देना, तो रो का यूनिट क्या बचा हमारे पास? ओम मीटर। अब यहाँ पर ऑप्शन देखो, ये इसका सिंबल है, ठीक है ना, ओम मीटर। ये बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ अ रेजिस्टर विल बी। जब हमने रेजिस्टेंस को पैरेलल कंबाइन करा हुआ है, तब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होता है? लेस देन ईच इंडिविजुअल रेजिस्टर, ग्रेटर देन एनी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, इक्वल टू एनी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, या फिर इक्वल टू हाईएस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। देखना, रेजिस्टेंस को हम कंबाइन कर सकते हैं दो तरीकों से। एक होता है सीरीज
कॉम्बिनेशन और दूसरा होता है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। दोनों को थोड़ा थोड़ा अगर जानेंगे हम, सीरीज देखो पहले पैरेलल देखते हैं। पैरेलल में क्या होता है कि अगर आपको कुछ रजिस्टर है, देखो रेजिस्टेंस की सिंबल ऐसे होता है, ये होता है सिंबल किसका, रजिस्टर का। कुछ रजिस्टर्स है, आपको उन्हें कनेक्ट करना है पैरेलल, तो कैसे करोगे, आप दो पॉइंट्स लो, इन्हीं के बीच में जितने भी रजिस्टर कनेक्ट करने हैं इन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में आप कनेक्ट करो, ऐसा वाला कॉम्बिनेशन कहलाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। सपोज दिस इज R1, दिस इज R2 और दिस इज R3, तो ये कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अब इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में इस पूरे कॉम्बिनेशन का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कितना बनेगा, वो R बराबर होगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, पूछे भी गए हैं। तो अब यहाँ पे इस R की वैल्यू कितनी होगी, इस R की वैल्यू लेस देन होगी R1 के भी, इस R की वैल्यू लेस देन होगी R2 के भी, इस R की वैल्यू लेस देन होगी R3 के भी। जितने भी रेजिस्टेंस है इन सब से छोटा रेजिस्टेंस बनेगा ये रिजल्टेंट कॉम्बिनेशन, ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट है ये। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, लेस देन ईच इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, यहाँ पर इसका ये आंसर आता। वहीं अगर सीरीज की थोड़ी सी मैं बात कर रहा हूँ, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि रेजिस्टेंस को हम कुछ ऐसे कनेक्ट करते हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, दिस इज R1, R2 और R3। अब यहाँ पर इनको हम ये इसका कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, सीरीज। इसमें रिजल्टेंट रेजिस्टेंस R किसके बराबर होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3, और यहाँ पर इस R की वैल्यू R1 से भी बड़ी होती है, R2 से भी बड़ी होती है और R3 से भी बड़ी होती है, क्योंकि ये ऐड करके बनता है। क्वेश्चन नंबर 3, in series combination which of the following remains same, potential difference, voltage, electric current और electric charge। रेजिस्टेंस को सीरीज में कंबाइन करना है, जैसे कि ये एक, ये दो, ये मैंने तीन रेजिस्टर कनेक्ट किए, दिस इज R1, R2 और R3। इनमें क्या चीज सेम रहेगी, देख लो। सपोज मैं इसकी अक्रॉस एक बैटरी लगाता हूं, ठीक है ना, छोटा है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल। बड़ा वाला जो ये लाइन होती है ये पॉजिटिव टर्मिनल रिप्रेजेंट करती है, छोटी वाली लाइन नेगेटिव। करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ ऐसे जाती है। अब यही करंट R1 के अक्रॉस भी चलेगी, एक ही रास्ता है, R2 से भी वही चलेगी, यही R3 के अक्रॉस भी चलेगी। तो मतलब करंट हमेशा इन तीनों के केस में क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो हमने क्या सीखा, बिल्कुल सिंपल है कि जब रेजिस्टर्स को हमने सीरीज में कनेक्ट किया होता है तो सारे के सारे रेजिस्टर के अक्रॉस सेम करंट होती है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, in parallel combination of resistors which of the following quantity remains the same across each resistor। अब पैरेलल का केस पूछा है, तो पैरेलल के केस में हमने पहले ही बात करी। पैरेलल के केस में हम दो रेजिस्टर्स के बीच हम इनको कनेक्ट करते हैं, तो जैसे कि मैं कर रहा हूं, ये मैंने करे, ये डायग्राम बहुत अच्छी नहीं है बट आपको समझाने के लिए ठीक है। यहाँ पर दिस इज R1, मैं इसको बोलता हूँ R2 और इसको बोलता हूँ R3, और मैं इसके अक्रॉस एक बैटरी को कनेक्ट करता हूँ। ये मैंने कर ली बैटरी कनेक्ट, इसका वोल्टेज V। देखो यहाँ पे करंट आपको पता ही है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ चलेगा, ऐसे चलेगा करंट और यहाँ पहुंचेगा। जब ये करंट यहाँ पहुंचेगा ये डिवाइड होगा तीन हिस्सों में, कुछ यहाँ जाएगा, कुछ यहाँ से जाएगा और कुछ यहाँ से यहाँ जाएगा। मतलब ये करंट सेम नहीं जाएगा, ये डिफरेंट होगा। यहाँ पे सपोज दिस इज I1, दिस इज I2 और दिस वन इज I3। तो R1, R2 और R3 के अक्रॉस डिफरेंट करंट्स जाएंगे, तो करंट सेम इस समय नहीं होगा। इस समय सेम क्या होगा, देखो अगर हमें वोल्टेज देखनी होगी कि R1 के अक्रॉस कितनी है या फिर R2 या R3, हम ये पॉइंट उसके एंड से पॉइंट उठाकर ऐसे और फिर इधर यहाँ पर एक वोल्ट मीटर कनेक्ट करते हैं। अब देखो यही इन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में R1 भी है, R2 भी है और R3 भी है, इसलिए इस समय क्या सेम रहेगा, वोल्टेज सेम होगी तीनों रेजिस्टर्स के केस में। तो ये ऑप्शन ये आएगा। क्या सीखा आपने, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर एक रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज सेम होती है
और पीछे हमने देखा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हर एक रजिस्टर के अक्रॉस करंट सेम होती है। क्वेश्चन नंबर 5, 1 वोल्ट इज इक्वल टू, ऑप्शन आपके सामने है, 1 जूल इंटू 1 कॉलम, 1 जूल बाई 1 कॉलम, 1 जूल प्लस 1 कॉलम, 1 जूल माइनस 1 कॉलम। वोल्ट क्या होता है? वोल्ट ये होता है एसआई यूनिट। इसका एसआई यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस का, इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस को सिंपली वोल्टेज भी कहते हैं। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस की अगर हम सिंपल इक्वेशन की फॉर्म में बोलूंगा तो हम बोलते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस शॉर्टकट में बराबर होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। अब यहां पर वर्क डन का यूनिट कितना होता है? वर्क डन का यूनिट होता है जूल, और चार्ज का यूनिट क्या होता है? चार्ज का यूनिट होता है कॉलम। तो इस और यहां से हमने बोला है कि पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है वोल्ट। अब ये वोल्ट किसके बराबर होता है? जूल पर कॉलम। इस जूल पर कॉलम को ही हम वोल्ट बोलते हैं। तो 1 वोल्ट कब होगा? जब एक कॉलम चार्ज को मूव करने में 1 जूल वर्क डन होगा, तब हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल बाई 1 कॉलम। तो यहाँ पर 1 जूल बाई 1 कॉलम, ये सही इसका आंसर है, ऑप्शन बी। और इसको किससे मेजर करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को? वोल्टमीटर से, अभी हमने बात कर रखी। Question number 6. A component used to regulate the current without changing the voltage source is called as. एक ऐसा कंपोनेंट बताओ जिससे हम क्या करते हैं? करंट को चेंज करते हैं बट वोल्टेज को चेंज नहीं करना है। आपने वो क्या होगा इसका ऑप्शन? रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक करंट या वेरिएबल रेजिस्टेंस। देखो आपने एक इक्वेशन पढ़ी है ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू I इंटू R। इसका मतलब ये होता है कि वोल्टेज जितनी ज्यादा होगी उतना करंट भी उतना ज्यादा होगा, ठीक है ना। और यहाँ से एक R भी है। अब यहाँ पर इस I को आप ऐसे भी लिख सकते हो, I इक्वल्स टू V ओपन R। R यहाँ के डिनोमिनेटर में जाएगा। अब यहाँ पर आपको V तो चेंज नहीं करना है ना, आपको बोलना वोल्टेज चेंज नहीं करना। आप रेजिस्टेंस को चेंज करो, रेजिस्टेंस के चेंज करने से भी यहाँ पे करंट चेंज होगा। रेजिस्टेंस जब बढ़ाएंगे हम तो करंट घटेगा, और रेजिस्टेंस को जब हम घटाएंगे तो करंट बढ़ेगा। अब रेजिस्टेंस को आप बढ़ाना घटाना, इसका मतलब वो फिक्स रेजिस्टेंस नहीं होगा, बल्कि वो क्या होगा? वेरिएबल रेजिस्टेंस होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? वेरिएबल रेजिस्टेंस। अब यहाँ पर एक और चीज मैं बताऊंगा, ये जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है ना, वो इंस्ट्रूमेंट जिससे हम रेजिस्टेंस की इस रेजिस्टिविटी को चेंज करते हैं, मतलब इसका रेजिस्टेंस चेंज करते हैं, उसको बोलते हैं रिहोस्टेट। RHEOSTAT, रिहोस्टेट। आपने घर में एक बोर्ड में देखा होगा, आपके पास बोर्ड होता है जहां पर ये स्विचेस वगैरह होते हैं ऑन ऑफ करने के, और साइड पर एक गोल का जैसा होता है, इसको यही रिहोस्टेट होता है। ये क्या काम करता है? इसको जब हम घुमाते हैं, रेजिस्टेंस बढ़ता है या घटता है, उससे करंट चेंज होता है। करंट चेंज होने की वजह से आपकी फैन की स्पीड भी चेंज हो जाती है। तो यही है रिहोस्टेट। रिहोस्टेट से क्या चेंज करते हैं हम? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस चेंज होने से करंट चेंज हुई, करंट चेंज होने से फैन की स्पीड चेंज हुई। क्वेश्चन नंबर 7, अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, H इज इक्वल टू VI/T, IT अपॉन V, VIT या फिर ऑल ऑफ द अबव। जूल्स लॉ क्या होता है? जूल्स लॉ ये बोलता है कि जब किसी वायर में एक रेजिस्टेंस होता है और वहां पर अगर कोई करंट चल रही हो और इसका वोल्टेज V हो, देखो इस करंट को रेजिस्टेंस रोकेगा और अपोज करेगा। अपोज करने की वजह से यहाँ पर हीट रिलीज होगी, जिसे हम क्या बोलते हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इसकी इक्वेशंस 3 होती। कितनी इक्वेशंस है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की? 3। आपको 3 की 3 पता होनी चाहिए। ये एग्जाम्स में पूछा जाता है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे पूछे जाएंगे देखना। आपको जब ये करंट चलती है ना, ये कुछ टाइम तक भी चलनी चाहिए। यहाँ पर टाइम भी मैटर करता है, जितने टाइम चलेगा उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। अब एक अपने ये को VIP, एक सब जानते हैं VIP, इस VIP की तरह आपको एक पहली इक्वेशन क्लेम कर लो, क्योंकि अब यहाँ पे निकालनी नहीं है, हमारे पास उतना टाइम नहीं है। तो VIP की जगह VIT, T फॉर टाइम, वोल्टेज, करंट और टाइम। ये एक इक्वेशन है इसकी, VIT, वोल्टेज, करंट और टाइम, इक्वेशन फर्स्ट। अब 2 और इक्वेशन है, वो हम निकालेंगे किसकी हेल्प से? ओम्स लॉ। हमारा ओम्स लॉ क्या बोलता है? V इक्वल्स टू IR। अब इस इक्वेशन में V की जगह हम एक बार पुट करेंगे IR, तो हमारी दूसरी इक्वेशन आएगी। तो चलो पुट कर लो। इसमें जब V इज इक्वल टू IR पुट करेंगे हम, तो हमारा H कितना आ जाएगा? H आएगा V की जगह IR
और आई इंटू टी ये रहा। अब इधर आई इंटू आई कितना हो गया, हमारा h बनेगा आई इंटू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, ये इसकी दूसरी इक्वेशन आई। ये भी काफी इंपॉर्टेंट, तीनों पता होनी चाहिए हमें। अब इसी इक्वेशन में अगर मैं ऐसे चेंज करूं, क्योंकि v बराबर था आई आर, तो मैं बोल सकता था कि i बराबर किसके, इधर देखो r उधर जाएगा v के डिनोमिनेटर में, v अपॉन r। अब इसी इक्वेशन में i की जगह आप क्या लिखो, इस i की जगह लिखो v अपॉन r और इस v को एज इट इज रहने दो। तो देखो क्या होगा, यहाँ पे लिखता हूं मैं h इज इक्वल टू v, i की जगह क्या लिखूंगा मैं, v अपॉन r इंटू में t, v इंटू वी स्क्वायर हुआ, तो मैं बोल सकता हूँ h इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन r इंटू टी। ये आई हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड। ये तीन इक्वेशन है, इक्वेशन 1 h इज इक्वल टू वी आई टी, सेकंड h इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, थर्ड h इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन r इंटू टी। ये तीनों इक्वेशंस आपको पता होनी चाहिए, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में कोई एक भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर कौन सी मैच हो रही, वी आई टी, ये तो हो रही है, ये आई टी ओपान वी ऐसा कुछ भी नहीं है, वी आई ओपान टी ऐसा भी कुछ नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ ये वाली है सी। क्वेश्चन नंबर 8, द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीटर इज लो हाई जीरो या बिटवीन 0 एंड 1। एमीटर क्या करता है, ये मेजर करता है करंट को। आइडियल एमीटर की बात कर रही है हमने देखो ओम्स लॉ की इक्वेशन क्या थी, V इक्वल्स टू आई आर, इधर से हमारा I निकलेगा, I इक्वल्स टू V अपॉन R। इसकी हेल्प लेकर आप हमेशा इसको निकाला करना। वो क्या है, आइडियल एमीटर में हम चाहेंगे कि रेजिस्टेंस जितना कम होगा उतना करंट की वैल्यू सही आएगी। क्या बोला मैंने, क्योंकि R यहाँ पर डिवाइड में है, तो डिवाइड वाली चीज जितनी कम होगी R उतनी सही आएगी, उतनी प्रॉपर आएगी। तो इसलिए आइडियल एमीटर के केस में हमारा रेजिस्टेंस R सबसे कम कितना हो सकता है, 0 होना चाहिए। 0 होगा तो हम उस एमीटर को क्या बोलेंगे, आइडियल एमीटर। तो आइडियल एमीटर में रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए, ऑप्शन सी। एक और अगर मैं यहां पर एक आपको एक्स्ट्रा चीज बताऊंगा, अगर वोल्टमीटर की बात आए, वोल्टमीटर कौन सा वोल्टमीटर, आइडियल, उधर उसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए। आप अभी आपने इक्वेशन पढ़ी ना, V इक्वल्स टू आई इंटू आर, यहाँ पर I सीधे सीधे न्यूमरेटर में है, तो यहाँ पर आइडियल वोल्टमीटर के केस में R जितना ज्यादा होगा वोल्टेज उतनी अच्छी आएगी। तो ज्यादा सबसे ज्यादा कितना हो सकता है, R सबसे ज्यादा हो सकता है इंफिनिटी। तो आइडियल वोल्टमीटर के केस में R बराबर होता है इंफिनिटी, और आइडियल एमीटर के केस में R बराबर होता है 0। क्वेश्चन नंबर 9, द रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल डिपेंड्स ऑन प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर या ऑल ऑफ द अबव। देखो अभी हमने कुछ टाइम पहले एक क्वेश्चन पढ़ा था कि रेजिस्टेंस डिपेंड करता है किस पे, लेंथ पे, और वो डिपेंड करता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। लेंथ के बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के बढ़ने से रेजिस्टेंस घटता है। बट ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। अब इधर का आंसर तो सही ये आएगा, बट टेम्परेचर पे डिपेंड करने से इसके अलग अलग केस बनते हैं, हम वो तीनों केस समझेंगे। इसके 3 केस बनते हैं, कंडक्टर का, और फिर इंसुलेटर, और फिर सेमीकंडक्टर। कंडक्टर का क्या होता है, कंडक्टर का केस ये है कि इसमें टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, ठीक है ना, टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, और टेम्परेचर के घटने से रेजिस्टेंस घटता है। काफी इंपॉर्टेंट है ये। अब एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे और बताऊंगा मैं इसी का, कंडक्टर के रिलेटेड, के हमने देखा कि टेम्परेचर के घटने से रेजिस्टेंस घटता है। एक ऐसा टेम्परेचर आएगा TC, मैं उसको TC बोलूंगा, जब इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0। अब क्योंकि आपने पढ़ा ना टेम्परेचर के घटने से रेजिस्टेंस घटेगा, तो एक केस तो आ सकता है ना कि रेजिस्टेंस ही 0 हो जाए। वो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा, उस टेम्परेचर को बोलते हैं हम क्रिटिकल टेम्परेचर। क्या बोलते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर। और उस समय इस कंडक्टर को कंडक्टर नहीं बल्कि क्या बोलेंगे हम, सुपर कंडक्टर। सुपर, जब कंडक्टर का रेजिस्टेंस 0 हो जाता है तो कंडक्टर क्या बन जाता है, सुपर कंडक्टर, और उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर। ऐसे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए हैं, ठीक है ना। इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर की बात सिंपल है। इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर दोनों के केसेस में टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस घटता है, ठीक है ना, यहाँ पर उल्टा है।
और सेमीकंडक्टर के बारे में बताता हूं मैं। इंसुलेटर वो होता है जो करंट को कंडक्ट नहीं करता है। सेमीकंडक्टर कभी कंडक्ट करता है, कभी नहीं करता है। अब क्या होता है, सेमीकंडक्टर के दो केसेस होते हैं, एक हाई टेम्परेचर वाला, एक लो टेम्परेचर वाला। देखो टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस घटता है, रेजिस्टेंस घटेगा तो करंट चलेगा। तो हाई टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर कंडक्ट करता है एज एन कंडक्टर, हाई टेम्परेचर पे ये एक्ट करता है एज ए कंडक्टर, और ये लो टेम्परेचर पे एक्ट करता है एज ए इंसुलेटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोल्टमीटर बाय कनेक्टिंग हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज विद इट, लो रेजिस्टेंस इन सीरीज विद इट, हाई रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद इट, और लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल है, सॉरी ये है पैरेलल, पैरेलल विद इट। अब यहां पर कैसे करेंगे हम, देखो वोल्ट मीटर को, ये जो गैल्वेनोमीटर है इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं वोल्ट मीटर में भी, और इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं एम मीटर में भी। यहां पर इन्होंने पूछा है वोल्ट मीटर का केस, तो वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं हम, इस वोल्ट मीटर को जब हम इसके अक्रॉस एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं, हाई रेजिस्टेंस, वो भी कैसे, सीरीज में कनेक्ट किया है मैंने, मतलब सीरीज में, जब हम सीरीज में हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं किसको, सॉरी ये है गैल्वेनोमीटर की, तब गैल्वेनोमीटर हमारा ये पूरा सेटअप क्या बन जाता है, ये पूरा सेटअप फिर बन जाता है वोल्ट मीटर। ठीक है ना, वोल्ट मीटर के सीरीज में हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट करने की वजह से, गैल्वेनोमीटर के सीरीज में हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट करने की वजह से ये पूरा सेटअप क्या बन जाता है, वोल्ट मीटर बन जाता है। तो इधर क्या आएगा, हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज विद इट। इसी तरीके से हम गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, एमीटर में भी। कैसे, इसके पैरेलल में हम एक लो रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं, लो रेजिस्टेंस, इस लो रेजिस्टेंस को शंट रेजिस्टेंस कहते हैं। अब ये पूरा जो सेटअप बन गया, ये क्या बन गया, ये एमीटर बना। ये रहे 10 क्वेश्चंस जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर रखे। एट द एंड मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर आप नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और साथ ही साथ अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हो या फिर इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।